अब आगे सुमन के चिल्लाने से वो शख्स के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। मुझे खुशी हुई ये देखकर कि तुम आज भी नहीं भूली। वो शख्स सुमन की ओर बढ़ रहा था तो सुमन पीछे और पैर बाने लगती है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक स्मित आ जाती है। जाना, तुम्हें पता है ना, मुझे नहीं पसंद कोई मेरी बात को डिसओबे करे, तो मेरे पास आओ। सुमन ना में सिर हिलाते हुए अंदिस को, नमन प्लीज प्लीज मुझे जाने। नमन जाने की वह आदमी बेड पर बैठ जाता है और सुमन को देखते हुए अंदिस को, जाना है? कहाँ जाना है बेबी? अपनी उस अधमरी बहन के पास या फिर अपने उस भाई के पास जो किसी मासूम को सजा दे रहा है उस गलती के लिए जो उसने की नहीं। सुमन उसकी ओर हैरानी से देखती है तो नमन हाँ में सिर हिलाते हुए अंदिस को, बिल्कुल सही नंदिनी, यही नाम है ना मेरी ना हो चुकी बीवी का, या बोलूं अधमरी बीवी जा। सुमन की आंखें फिर से हैरान हो जाती है। नम हल्का सा हंसते हुए अंदिस को, इसमें इतना हैरान होने वाली बात नहीं है। भले ही मैं तुम्हारे पास नहीं था लेकिन ऐसा कोई भी पल नहीं जिसकी खबर मुझे ना हो तुम्हारे बारे में। वैसे मानना पड़ेगा, इन 2 सालों में मेरी बीवी ने तरक्की बहुत कर ली। एक मासूम से खरगोश से एक खूंखार शेरनी बन गई थी। लोगों को मारना बहुत आसान हो गया था। फिर वह सुमन को अपने पास आने का इशारा करता है लेकिन सुमन फिर से इनकार कर देती है। तो इस बार नमन थोड़ी तेज और सख्त आवाज में अंदिस को, मुझे मेरी बातें रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। भूल गई क्या नंदिनी के साथ मैंने क्या किया था? नंदिनी का जिक्र आते ही फिर से सुमन डर जाती है और धीरे कदमों से उसके पास आ जाती है तो नमन उसको पकड़कर अपनी गोद में खींचकर अच्छे से बिठा लेता है। अच्छा, अब कैसी है नंदिनी? ओह माय बेड। वो तो बेड पर मशीनों के सहारे जिंदा है, जिसके शरीर का 80% हिस्सा तो काम करना ही बंद कर दिया और दिमाग वो बेचारा कोमा में चला गया है। सुमन की आंखें से आंसू निकलने लगते हैं जिसे देखकर नमन उसके आंसुओं को अपने हाथ में लेकर अंदिस को, कितना प्यार है ना तुम बहनों में। एक ने दूसरी के लिए लाश के जैसे बेड पर लेटी है तो दूसरी तरफ एक जिंदा होकर भी मौत की जिंदगी जी रही है। प्लीज जान, ऐसे नहीं। इसमें प्लीज वाली कौन सी बात है? अगर वो मेरे रास्ते में ना आती तो आज सब कुछ अलग होता, लेकिन उसको तो हमारे बीच में आना था। लेकिन देखो ना मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, किया कराया सब मेरा है लेकिन सजा किसी और को मिल रही है। सुमन उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखती है तो नमन उसकी गर्दन से बालों हटाते हुए अंदिस को, इसमें इतना सोचने की बात ही नहीं है। जिसको सजा भी मिले लेकिन मैं सेफ हूँ, यही बहुत है। ये बोलकर वह उसकी गर्दन पर किस करने ग जाता है। सुमन कुछ नहीं बोलती, वह बस रोती रहती है। इक्वल्स शेखावत विला में रणविजय जो कि अपने कोट के बटन लगाते हुए अंदर आ रहा था वह बतेज आवाज में अंदिस को, माँ पाखी रेडी है क्या? हमको निकलना है, पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। ये बोलकर जैसे ही वो सोफे की तरफ देखता है तो उसकी सांसें थम जाती है, उसको पूरी दुनिया बलह हो जाती। उसके सामने उसकी वही भोली सी पाखी थी जिसके चेहरे पर हमेशा मासूमियत रहती है। लेकिन आज कुछ अलग था। आज पाखी हमेशा की तरह नहीं लग रही थी, आज वो पूरी तरह मैच्योर लग रही थी। उसने एक ब्लैक सिमर साड़ी पहनी थी, ब्लैक समोकी आई जिसके साथ कानों में डायमंड के इयररिंग, गले में मंगलसूत्र, माथे में उसके नाम का सिंदूर, माथे पर छोटी सी स्टोन बिंदी, एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट। हालांकि मेकअप बहुत हल्का था लेकिन पाखी के ऊपर बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा था। वही पाखी भी रणविजय को देखती है जो भी कोई कम नहीं लग रहा था। उसने भी ब्लैक कलर का एक बहुत ही सुंदर का कोट पेट पहना हुआ था जिसके साथ बेलक शर्ट जिसमें डायमंड का कवरेज से। वाओ ओल्ड मैन, अब तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। रणविजय जो कब से पाखी में खोया हुआ था अब जाकर होश में आता है। अब उसका मन था कि वह उसको कहीं भी लेकर ना जाए, क्योंकि अगर किसी ने पाखी को देखा तो उसे नहीं पता वो क्या करेगा। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो पाखी खुशी खुशी उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। रणविजय उसको हाथ को कसकर पकड़ता है और कार में लेकर उसको उस क्लब में ले आता है। ये क्लब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही यूनिक थीम से सजाया गया था। पाखी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वही जब मीडिया वाले रणविजय की कार देखते हैं तो उसकी पिक क्लिक करने की कोशिश में लग जाते हैं जिसको उसके बॉडीगार्ड अच्छे से रोक लेते हैं।
वो जैसे ही क्लब में आते हैं तो सबकी नजरें उनके ऊपर थम जाती है। सभी लड़कियां रणविजय को देखकर आहें भर रही थी, वही लड़के पाखी को देखकर लार टपका रहे थे। रणविजय को जब यह महसूस होता है तो उसके आस पास एक बहुत ही खतरनाक ऑरा आ जाता है। वो पाखी की कमर में हाथ डाल लेता है और अपनी लाल आंखों से सबकी ओर देखता है। सब जैसे रणविजय की नज़रों को देखते तो डर जाते हैं और अपनी नज़रें इधर उधर के लेते हैं। अब कौन है जिसको अपनी जान प्यारी नहीं होती? वही पाखी इन सब से अनजान रणविजय को देखते हुए। हब्बी, रणविजय की भौहें तन जाती है। जब भी पाखी उसको हब्बी बोलती है तब तब कुछ ना कुछ वो पंगा करती है। पाखी भी रणविजय को देखकर समझ जाती है। ये देखकर वो उसको अपने दांत चमकाते हुए, क्या हम डांस कर सकते हैं? मुझे करना है। इससे पहले रणविजय कुछ कहता कि तभी वहां पार्टी का होस्ट आ जाता है। वो इज्जत से अपना सिर झुकाते हुए अंडिस को, शुक्रिया सर यहाँ आकर हमारा मान बढ़ाने के लिए। अब चलिए सब डांस कर रहे तो प्लीज अब भी दब के साथ ज्वाइन कर लीजिए। पाखी उसको अपनी चमकती हुई आंखें से देखता है तो रणविजय अब मना नहीं कर पाता। वो उसका हाथ पकड़कर वहां पर चला जाता है। तभी डीजे वाला एक रोमांटिक सा सॉन्ग लगा देता है जिसमें रणविजय और पाखी दोनों अपने कदम धिरकाने लग जाते हैं। इस डांस को दौरान रणविजय ने एक मौका नहीं छोड़ा पाखी के करीब आकर उसको खुद में बसाने का। सबको समझ आ रहा था कि अगर उनको जिंदगी चाहिए तो पाखी से दूरी सही है। लेकिन यहाँ एक कोने एक शख्स ऐसा भी था जो कि पाखी को बहुत ही लिस्टफुल आंखों से देख रहा था। वो अपने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए, बहुत बड़ी गलती कर दी रणविजय शेखावत। आपनी जान को यहाँ ऐसे लाकर, मुझे तो बस मौका चाहिए जो तुमने खुद मुझे दे दिया। अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। अब आगे एक खूबसूरत सा कमरा जिसमें चारों तरफ एक माध्यम से रोशनी चल रही थी जो किसी और की नहीं, वहां पर पानी की छोटी छोटी कटोरी में रखे हुए मोमबत्तियां की थी जिनके आसपास गुलाब की पंखुड़ियां थे, जिस वजह से वो रूम बहुत ही सादा, रोमांटिक और दिल को भाव जाने वाला लग रहा था। इसी रूम के बेड के ऊपर एक खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई थी जो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, खुद को इधर से उधर कर करवट बदल आ रही थी। शायद उसको कुछ चुप रहा था या उसको कुछ चाहिए था, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि इस समय उसको क्या चाहिए। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है और वहां से एक शख्स अपने हाथ में गीला टॉवल लेकर आता है जो कोई और नहीं पाखी का ओल्ड मैन रणविजय था। और बेड पर लेटी लड़की हमारी भोली सी पाखी। पाखी किसे बिना पानी की मछली की तरह उस बेड पर तड़प रही थी। ये देखकर रणविजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल्दी से बेड के पास आता है और उसके पास बैठ जाता है और उसका उनमें से ठंडे टॉवल को निकालकर उसकी गर्दन के बीच में रख देता है, जिससे पाखी के शरीर में ठंडी सी लहर दौड़ती है। वो कुछ देर तक शांत होती है लेकिन फिर उसको वैसा ही महसूस होने लग जाता है। उसको अपने शरीर में एक हीट ही पैदा होती महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ है जो उसको अंदर ही अंदर खा रहा है, उसको कमजोर कर रहा है, लेकिन क्या है उसको समझ नहीं आ रही थी। पाखी अपनी भरी हुई आंखों से रणविजय को देखत हुए अंडस को, ओल्ड मैन पाखी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज ना पाखी को इस दर्द से आजाद कर दो, बाकी से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये सब कुछ कितना सारा गर्म है। रणविजय की आंखें भी नम हो जाती है अपनी पाखी को इस हालत में देखकर। वो आगे बढ़ता है और प्यार से पाखी के होठों को अपने होठों में ले लेता है। पाखी के होठों पर गर्म थे, वहीं पर रणविजय के होठ पूरी तरह से ठंडे थे, उसके बाल भी गीले थे। शायद वो काफी समय तक शावर नीचे रुक कर आया था। पाखी के दहकते हुए शरीर को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। वो अब बहुत ही हंगरी तरीके से रणविजय को किस करने लग जाती है। हालांकि उसे किस करना नहीं आ रहा था, वो बस उसके होठों को अपने मुंह में लेकर धीरे धीरे किसी चॉकलेट की तरह दबा रही थी, जिस वजह से कभी कभी पाखी के दांत रणविजय के अप्पर लिप्स में कर रहे थे, जिससे वहां पर छोटे छोटे घाव भी हो चुके थे। लेकिन इस चीज का अंदाजा उन दोनों में से किसी को नहीं था, क्योंकि वो दोनों ही अपने प्यार की दुनिया में गुम थे। उनको नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या सही है क्या गलत है। लेकिन रणविजय के दिमाग में रियलिटी हिट करती है तो वह बाकी से अलग हो जाता है। पाखी जो रणविजय के होठों से खुद को शांत करा रही थी, उसके ऐसे अलग हो जाने से वह निराशा से अपनी आंखें खुलती है और रणविजय को देखती है जो कि उस पर से उठने को तैयार था। पाखी जल्दी से उसको पकड़ लेती है और वापस से अपने ऊपर खींच लेते हैं। वह रणविजय का चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए अंडिस को,
ओल्ड मैन पाखी को ये चाहिए। पाखी को बहुत अच्छा लग रहा है जब ओल्ड मैन की बॉडी पाखी से प्लस हो रही है। बाकी को बचा लो, ओल्ड मैन पाखी आपको चाहती है। पाखी ना तो ये समय सही है और ना ही तुम्हारी उम्र। मैं नहीं चाहता कि मैं इस हालत में तुम्हारा फायदा उठाऊं। पाखी प्लीज। रणविजय अपनी आंखों को निराशा से अपनी आंखों को फिरते हुए कहता है तो बाकी उसको अपने नीचे कर लेती है और पलटकर उसके पेट पर बैठ जाती है। इस समय पाखी सिर्फ अपने ब्लाउज और पेटीकोट में ही थी जिसमें वह और भी ज्यादा प्यारी पर लग रही थी क्योंकि उसके पूरे शरीर पर हमको काली साड़ी, ऊपर से उसकी कमर और गले में आए हुए हो पसीने की बूंदें। ऐसा था जैसे गुलाब की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदे को अपनी तरफ खींच रही था। ओल्ड मैन पाखी को आप चाहिए। मुझे नहीं पता था कि आपको ब्लेम नहीं करेगी, लेकिन पाखी को अपना ओल्ड मैन चाहिए। प्लीज ओल्ड मैन। ये बोलकर वो नीचे झुकती है, रणविजय के होठों को अपने होठों में ले लेती है। वो उसको बहुत ही पैशन और एग्रेसिव तरीके से किस कर रही थी जिसका रिस्पांस रणविजय ना चाहते हुए भी देने लगा। वह भी उसी रिदम में उसको किस करने लगा जिसमें पाखी कर रही। पाखी रणविजय की शर्ट को निकाल देती है और उसके होठों को छोड़कर उसके नेक पर आ जाती है। उसकी गर्दन पर बहुत ही प्यार से लिक और शक कर रही थी। इस समय उन दोनों को ही पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। अब रण बीजेपी पाखी के मन की करने दे रहा था क्योंकि शायद किसी चीज का असर तो उस पर भी था, उसको भी अच्छा लग रहा था। पाखी उसकी गर्दन से होते हुए उसके सीने पर आ जाती है। वहां पर वो बिल्कुल उसके दिल के पास बाइट कर लेते हैं और फिर उसको लिक कर लेती है जिससे रणविजय की आह निकल जाता है। पाखी नीचे आती है और उसकी वो टाइट एप्स पर भी हाथ पुरानी लग जाती है। वो उनको भी लिक और शक करती है। ऐसे ही करते करते हैं वो उसकी पेंट को भी निकाल देती है। रणविजय अब उसको पकड़ता है और अपने नीचे ले आता है। रणविजय की सांसें बहुत ज्यादा भारी थी। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो रही थी क्योंकि उसके सामने खड़ी बैठी है लड़की को पूरी तरह से पागल कर रही थी। हाँ, इससे बहुत ज्यादा हद से सेफ था, इतना ज्यादा कि वह जो भी इसके करीब आधा उसको बहुत ही बेरहमी से मार देता। रणविजय कुछ देर पाखी के चेहरे को देखता है हर पल, फिर उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है। बाकी में बिना किसी दिक्कत के उसके होठों को चूम रही थी। रणविजय अपने हाथ को उसकी पीठ पर लेकर जाता है और उसकी ब्लाउज की डोरियां को खोल देता है। पाखी का पूरा ब्लाउज उन दोनों के सहारे ही था तो जैसे ही डोरियां खुली उसका ब्लाउज उसके सीने से अलग हो जाता है। रणविजय उस होठों को छोड़कर उसके सीने पर आ जाता है। उसकी गर्दन और सीने पर कुछ ही देर में बहुत सारी लब्बाइक दे देता है और बहुत सारी हिकी देने लग जाता है। पाखी बस उसके बालों में हाथ पर आ रही थी। रणविजय उसके सीने पर आ जाता है और एक हाथ से उसको मसाले लग जाता है तो दूसरे हाथ से उसको प्यार जताने लग जाता है। उसको किस और बाइट कर रहा था जिस वजह से पाखी को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। ये सब पाखी के लिए बहुत ज्यादा नया था। उसने सोचा भी नहीं था कि कभी हो और उसका ओल्ड मैन इस तरह से भी करीब आएंगे, लेकिन ये सच था। वो दोनों आज एक दूसरे में खुलने वाले थे। उनके जिस्म के साथ है वह भी एक होने वाली थी। बाकी को रणविजय की सारी हरकतें अपने पेट में बस तितलियां महसूस करा रही थी जिस समय के साथ और ज्यादा बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो तितलियां बाहर आने को तैयार हूँ। पाखी अपनी आंखों को बंद करे वही रणविजय के चेहरे को अपने सीने में और सादा फंसा देती है। रणविजय रुककर बाकी को देखता है जिसमें नजर में अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसके पैरों की हुई थी और उसको छोड़कर आ जाता है, उसकी मदद कर देता है। उसको कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, उसको तो सब कुछ बहुत अच्छा और सब कुछ मीठा सा ही लग रहा था। रणविजय अब धीरे धीरे उसकी कमर पर किस करते हुए उसके पेटीकोट को भी हटा देता। अब हम दोनों के प्यार के बीच कोई भी कपड़ों की दीवार नहीं थी। रणविजय और पाखी नहीं, दोनों ने ही अपने बीच की उन दीवारों को हटा दिया था। अब कुछ था तो बस उनके शरीर की गर्मी, उनकी पारी सांसों की आवाज और उनकी आई जो वहां पर गूंज रही था। रणविजय पाखी को देखता है और फिर उसके वापस से ऊपर आ जाता है, उसके फोटो को अपने होठ में ले लेता है और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा लेता है। पाखी उसकी तरफ देखती है तो रणविजय उसके माथे से अपने माथे को जोड़ता है और उसके होठों को कुछ देर के लिए छोड़ते हुए, जाना थोड़ा सा दर्द होगा तो प्लीज सहन कर लेना, ये बोलकर हाँ वो पाखी की राह में धीरे धीरे से उतरने लग जाता है। पाखी को बहुत तेज दर्द का एहसास होता है, वो अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है। वो जोर से जीतना चाहती थी लेकिन उसकी चीज रणविजय के मुंह में दब जाती है क्योंकि अभी भी नीच उसके होठों को छोड़ नहीं रहा था।
रणविजय काफी देर उसको सहलाता है, जिससे बातें थोड़ी ही देर में शांत हो जाती है। अब उसका भी शरीर ये सब कुछ मांग रहा था। वो सैंडबजे को इजाजत दे देती है। फिर क्या था, रणविजय अपने प्यार में पाखी को ठिकाने लग जाता है। आज पाखी भी उसका पूरा साथ दे रही थी, वह भी उसको अपना प्यार जता रही थी। वो कभी उसके कंधे पर किस करती है तो कभी बाइट है, कभी वो उसके पेट को खरोसती हो तो कभी उसकी गर्दन को। उनकी यह पूरी रात है ऐसे ही निकल जाती है, एक दूसरे को प्यार जताते हुए। उनके प्यार का साक्षी आसमान में निकला हुआ खूबसूरत सात चांद, जिसकी रोशनी अलग ही थी, और यह पूरा कमरा जिसमें उनकी सभी प्यार का एहसास और उनकी वह प्यार भरी आवाज है क्या थी। वही दूसरी और एक अंधेरे कमरे में, जहां पर मैं सब कुछ लाइव चल रहा था, एक शख्स अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास जोर से सामने चल रही स्क्रीन पर मारता है। उसमें आखिरी फोटो भेजे और पाखी के किस करने की थी। नहीं नहीं नहीं, मेरा प्लान इस तरह से फेल नहीं हो सकता, मैं तुमको छोड़ने नहीं वाला। रणविजय सिंह शेखावत हाथों में उस चीज को पाया है जो मेरा, मैं तुमको कभी भी माफ नहीं करूंगा। इस चीज के लिए इसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा, और ही भुगतान बहुत ज्यादा दर्दनाक हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुमने मुझसे मेरी चीज छीनने की कोशिश की, अब मैं तुमसे तुम्हारी चीज को छीन लूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये छेड़ देनी चाहिए। अब इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब आगे। आज का मौसम और कुछ ज्यादा ही अच्छा था, जाकर बोले रोमांटिक था। सूरज के माध्यम से गिरने सबको एक ही मात्रा में तापमान प्रदान कर रही थी। चिड़िया खुशी से जहर खा रही थी। एक ठंडी सी पीवीसी मध्यम सी पवन हंबर रही थी, जिससे सारा मौसम ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इस मौसम से बेखबर दो प्यार से भरी हुई रहे अपने कमरे में एक दूसरे के शरीर से लिपटी हुई पड़ी थी। उनके लिए अभी भी सुबह नहीं हुई थी, वो दोनों अभी भी एक दूसरे की बाहों का आनंद मान रहे थे। यह कोई और नहीं, हमारे रणविजय और पाखी थे। रणविजय के चेहरे पर जैसे ही वह माध्यम से कितने आकर पड़ती है तो रणविजय अपनी आंखें खोलता है तो उसको सबसे पहले वही चेहरा दिखता है जिसको देखने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था। रणविजय प्यार से अपने ऊपर सो रही हूँ मासूम सी पाखी को देखता है, जो कि सोते समय किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। रणविजय एक गहरी सांस लेता है और उसके शरीर से आ रही खुशबू को अपने अंदर समाने लग जाता है। प्यार से उसके माथे पर किस करता है और इसके उस मासूम से चेहरे को देखता। हल्का सा लाल चेहरा, आंखों के नीचे आईटीसी ऑफिस और होठों पर बाइट मार्क्स की निशाना, जो सब कुछ चीज चीज कर बता रहे थे उनकी रात की हो गई सारी प्यार से भरे पलों की सबूत। रणविजय ने पूरी तरह से पाखी को पा लिया था। वह खुद को इससे ज्यादा खुशनसीब मान रहा था कि जिसको उसने चाहा, जो उसके पहली मोहब्बत ही है, अब उसकी वही आखिरी मोहब्बत है। उन दोनों के बीच किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। आप, मैं बहुत छोटा सा था जब पहली बार आप मेरे हाथों में आई थी। उस समय एक अलग सा ही बंधन जुड़ गया था तुम्हारे साथ। मुझे उस समय नहीं पता था इन भावनाओं के बारे में लिखित। जैसे जैसे हम बड़े होते गए मुझे समझ आता गया कि आखिर क्यों जब आप मेरे पास होती थी मुझे सुकून महसूस होता था। जब भी कोई तुम्हें उस नज़र से देखता था तो क्यों मेरा खून उबलने लगता था किसी को जान से मारने का, और आप मुझ में भर जाता था। मुझे इन सभी चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन जब मैं तुमसे कुछ साल डर गया तब मुझे अच्छे से एहसास हो गया कि तुम्हें इस तरह से सबसे सुरक्षित रखने का एक जज्बा, तुमको पूरी दुनिया से छुपा कर सिर्फ अपने लिए रखने की वह इच्छा असल में मेरा प्यार है। मेरा तुम्हारे लिए बेपनाह प्यार। भले ही तुम इन सब चीजों से ना समझ हो, अनजान हो, लेकिन मैं इन सभी एहसासों को समझता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम भी जल्द से जल्द इन एहसासों को समझो, मेरे जज्बातों को समझो। तुम भी मेरे लिए वही महसूस करो जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। ये बोलकर वो फिर से हल्के से पाखी के होठों पर लाइट से किस करता है और वहां से उठकर फ्रेश होने चला जाता है। बाकी थकान की वजह से अभी भी सो ही रही थी। नमन के विला में सुमन अपनी आंसुओं से भरी और सूजी आंखों से बेड की ओर देखते हैं, जहां पर नमन उसके बिल्कुल साइड में उसकी कमर को पकड़े हैं सो रहा था। यह नमन की आदत थी 2 साल पहले भी जब उसकी जिंदगी में था। आखिर क्या गलती थी मेरी, क्या किया है मैंने? मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी, लेकिन शायद हम भगवान आपको यह मंजूर नहीं था। आपने इस दरिंदे को फिर से मेरी जिंदगी में ले आए। कैसे पूछो इससे दूर जाऊं? इसके बिछाए हुए चावल से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं रही। सुमन यही सब सोच रही थी कि अचानक से उसको अपनी कमर में तेज दर्द का एहसास होता है। वह नीचे झुका देती है तो नमन जाग चुका था और उसने ही उसके कमर को तेज से टाइट किया था, क्योंकि नमन को बिल्कुल यह मंजूर नहीं था उसके होते हुए सुमन का ध्यान कहीं और हो।
मुझसे दूर होने के बारे में सोच रही हो तो बहुत गलत सोच रही हो, क्योंकि मैं वो 2 साल पहले वाला हम नमन नहीं हूँ जिसने आसानी से तुमको जाने दिया था। इस बार तुम मेरे हाथ आ गई हो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम पर तुम्हारी दुआ, तुम्हारे इस खूबसूरत से जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ना मैं अपना हक किसी को दूंगा और ना ही लेने दूंगा। ये बोलकर वो सुमन के करीब आने लगता है, लेकिन सुमन से पीछे हट जाती है। इसे देखकर नमन को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी साइड में पड़ी बेल्ट को उठाता है और सुमन को मारने लग जाता है। तुम्हें मैंने रात को भी समझाया था, रात्रि जब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो तुमने इसी तरह से मुझको छुटकारा था। अब भूख तो लगता है तुम्हारे ऊपर से मेरा डर खत्म हो गया, इसीलिए मुझे तुम अपने करीब नहीं आने देती। लेकिन कब तक? सुमन कुछ नहीं कहती है। वो बस स्टैंड से मार खाई जा रही थी। पता नहीं क्या था ना मन में जो जिसके सामने सुमन पूरी तरह से कमजोर पड़ जाती थी। शायद उसके अतीत का वो काली रात जिस वजह से उसने पूरी तरह से खुद को खो दिया। हमने अपनों को खो दिया, अपने प्यार करने वाले को खो दिया। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना कि अगर हमारे प्यार को जरा सी भी तकलीफ हो तो उसके दूसरे रूप में बसे दिल को पता चल सकता है। वही शेखर के साथ हो रहा था। शेखर अचानक से अपनी नींद से जाकर उसकी सांसें पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। उसे नहीं समझ आ रहा था उसके साथ है क्या हो रहा है। वो अपने दिल पर हाथ रखता है जो इस समय बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। आखिर क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? मेरा दिल मुझे सी क्यों बोल रहा है कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अगर किसी मुसीबत में हो तो सुमन मुझे कोई इशारा दो प्लीज, मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे बता दो। शेखर भी उठता है और फ्रेश होकर सीधा सुमन के अपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ पर सुमन का नामो निशान नहीं था। ये देखकर शेखर को अपने दिल का एहसास होता है जो कि बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो उसको याद आता है तो वो वहाँ से वंश के विला में आ जाता है। सुमन सुमन सुमन, कहाँ हो तुम? देखो बाहर आ जाओ। अगर तुम मुझसे छुप रही हो तो जरूर छुप जाओ, लेकिन बस एक बार मुझे अपनी शक्ल दिखा दो, मेरे इस दिल को तसल्ली हो जाए। प्लीज बाहर आ जाओ। ये बोलकर कुछ लाए जा रहा था वंश, जो कि अपने रूम में सो रहा था। वह सुमन का नाम सुनकर एक झटके में उठता है और नीचे आकर एक शख्स को देखता है। उसको वह अच्छे से पहचानता था क्योंकि शेखर और उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ में किए थे। शेखर, आप यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो? वंश, जल्दी से सुमन को बुला दो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। प्लीज उसको बोलो वो बस एक बार मुझसे मिलने। मुझे पता है वह मुझसे नाराज होगी, लेकिन सिर्फ एक बार, मुझे एक बार सुमन से मिल लेने दो, फिर मैं खुद ही चला जाऊंगा। शेखर बहुत ही डेस्परेट तरीके से हासिल हसीब होता है, जिनको सुनकर हैरान हो जाता है। उसकी दुनिया एक पल में ही थमने को तैयार थी। शायद उसको जिस चीज का डर था वो हो रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए, लेकिन सुमन तो मेरे पास नहीं है। फोटो तुम लोगों के साथ वेकेशन पर गई थी ना? हाँ, वो हमारे साथ गई थी, लेकिन तभी उसको अचानक से मिशन पर जाना पड़ा। और उसको मिशन पर गए हो तो दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता नहीं चला। मैं उसको कितनी बार कॉल ट्राई किया, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा। मुझे लगा कि शायद मुझसे गुस्सा होकर यहाँ आ गई होगी, इसीलिए मैं यहाँ चलाया कि तुम्हें सच में नहीं पता। वंश सिर हिला देता है। ये देखकर शेखर का दिल अब लगभग उसके सीने से बाहर आने को तैयार था, क्योंकि उसने वंश से यह उम्मीद नहीं की थी कि उसको भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ पर है। अंजलि भी इतनी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। उसने भी अच्छे से सुन लिया था जो शेखर ने कहा, और उसे लड़की की याद आती है जिसकी आवाज उसने सुनी थी। वह भी वंश के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रख लेती है, क्योंकि उसने वंश को देखा था कि वो कितना ज्यादा पागल सा होने लगा था सिर्फ अपनी बहन के दूर होने की खबर से ही। वंश अंजलि का एहसास पाते हैं, खुद को उसकी कमर से जोड़ लेता है। वो बच्चों की तरह रोने लग जाता है। मेरी है मेरी छोटी मेरी गुड़िया, उसको कुछ हो तो नहीं गया ना? प्लीज बोलो ना अंजलि, उसको कुछ नहीं हुआ ना? वो ठीक है ना? वह अंजलि वंश को शांत कराते हुए, शांत हो जाओ अनीशा दीदी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे हिम्मत नहीं हो सकते, अगर आप ही उल्टा सोचेंगे तो फिर कैसे चलेगा? मेरी बच्ची। इससे ज्यादा तो कुछ बोल ही नहीं पाता, तो शायद उसके पास अभी समझने के लिए सही शब्द नहीं थी। ये देखकर अंजलि उसके चेहरे को अपने हाथों में शांति है और उसकी आंखों में देखते हुए, इस तरह से बैठने से दीदी मिलने की जाएगी, आप भूलिए मत। आप वंश कपूर हूँ, आप चाहो तो पूरी दुनिया को हिला सकते हो, किसी को भी पताल से पूछ सकते हो। तो यहाँ पर तो आपकी छोटी बहन का सवाल है। चलिए उठिए, इस तरह से मत बैठी हो और पता कीजिए आपकी छोटी कहाँ पर।
वंश के दिल को एक सुकून का एहसास होता है, कोई था इस मुश्किल समय में जो उसके पास था, उसके साथ था, उसकी टूटती हुई हिम्मत को बांधने के लिए, और वह इस शख्स का जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करे उतना कम था। तो क्या शेखर और वंश ढूंढ पाएंगे अपनी जिंदगी की खुशी को, और क्या होगा बाकी का रिएक्शन जब वह खुद को इस हालत में पाएगी? क्या वह फिल्म डीजे को गलत समझेगी या फिर अपना लेगी? जानेंगे हमारे आगे आने वाले एपिसोड में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट।